नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग एसएस विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हमने +2 क्लास से लेसन नंबर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं स्टार्ट किया हुआ है। आपने पहले वाली वीडियोज़ के जरिए प्राथमिक क्रियाओं का अर्थ, उसमें प्राथमिक क्रियाओं में पशु उच्चारण के बारे में, कृषि के अर्थ, कृषि के विभिन्न प्रकार, कृषि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। कृषि के बहुत सारे प्रकारों के बारे में पढ़ने के बाद आज हम मुख्य फसलों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने पढ़ा था कि कृषि ऐसी क्रिया है जो मिट्टी की सहायता से उसमें विभिन्न क्रियाओं करने के बाद फल फूल फसलें वगैरह उगाई जाती हैं। तो इसमें मुख्य फसलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा ही आता है कि इस फसल की भौगोलिक दशाओं के बारे में बताइए, वितरण के बारे में बताइए। इसके बारे में आज हम एक एक करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुख्य फसलों में चावल जो है वो विश्व की आधी जनसंख्या का भोज्य खाद्य पदार्थ है, यानी प्रेफरेबल खाने योग्य चीज है। एशिया की मुख्य फसल है ये, यानी विश्व में एशिया में मुख्य रूप से चावल उगाया जाता है। बाकी तो गौण रूप से है, मुख्य रूप से एशिया की फसल है। इतिहासकार मानते हैं कि चीन से मुख्य फसल चावल की शुरुआत हुई है, चीन से शुरुआत हुई। अब हम चावल को उगाने की मुख्य ज्योग्राफिकल कंडीशंस, दशाओं के बारे में जानेंगे कि कैसे भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। तो आई होप कि पहला पॉइंट तो बिल्कुल इजीली आपको लर्न हो गया। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले हम किसी भी फसल के बारे में जानकारी लें, अर्थात प्रश्नोत्तर लिखें। पहले आप तापमान के बारे में लिखेंगे, वर्षा के बारे में, फिर मिट्टी के बारे में, फिर उसके बारे में कि उस पर श्रम व पूंजी कैसे लगाई जाती है। तो ये 3-4 पॉइंट जरूर लिखेंगे आप, यानी एक माइंड में सेटअप कर लेंगे कि इन पॉइंटों के बारे में तो लिखेंगे ही। पहले हम जानते हैं कि चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए। जैसा आपने पढ़ा है कि यहाँ गर्मियों में चावल उगता है और यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। हमने प्रीवियस वीडियोज में उष्ण कटिबंधीय के बारे में जाना। इसके लिए वर्षा पर्याप्त होनी चाहिए, यानी अच्छी बारिश होती रहे, कंटिन्यू होती रहे, यानी पानी खड़ा रहना चाहिए, इसलिए बारिश होनी चाहिए, जो कि 125 से 200 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छा उगता है, एलुवियल सॉइल में चावल बहुत अच्छे उगता है और पर्याप्त श्रम की जरूरत होती है इसके लिए, यानी लेबर। क्योंकि आपने देखा होगा कि धान की रोपाई करनी हो, धान की निराई गुड़ाई यानी उनके बीच में से घास की छंटनी करनी हो, या फिर उसको काटना हो, या फिर निकालना हो, तो बहुत सारी क्रियाएं जो है वो श्रम की सहायता से होती हैं। मशीनें अभी कारगर नहीं हैं। वैसे तो हमने देखा होगा कि कृषि दर्शन चैनल पे आप देखते होंगे कि बुआई की मशीनें भी आई हुई हैं चावल की। पौध उसमें रख देते हैं, पौध जो होती है वो लगाती रहती है, लेकिन अभी मशीनें इतनी कारगर नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है। चलिए हम इसको उगाने की विधियाँ, यानी कैसे कैसे उगाया जा सकता है। छिड़काव विधि के द्वारा भी, यानी जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है वहाँ पर छिड़काव विधि से इसे उगाया जा सकता है। दूसरा, हल चलाकर। हमने देखा होगा कि अब सरकार अनुदान भी देती है। अगर आप यानी मशीनों के जरिए हल चलाकर, मतलब हल की सहायता से भी, जैसे यानी केरा विधि जो होती है जिसमें एक आदमी बीज डालता रहता है, आगे हल जोतते रहते हैं जो बैल हैं, और यानी जहाँ पानी मध्यम है वहाँ पर हल चलाकर भी की जा सकती है, यानी मशीनों के द्वारा भी हम ड्रिलिंग से बुआई कर सकते हैं। और प्रतिरोपण यानी पौध विधि तो बहुत ही, प्लांटेशन जो मेथड है वो तो बहुत ही जाना माना है। इस विधि में पहले पौध तैयार की जाती है, फिर पौध को उखाड़ कर फिर अच्छे से लगाया जाता है, उसके बाद वो उगती है फसल। तो देखिए, विश्व में वितरण वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि विश्व में चावल के वितरण का वर्णन कीजिए। तो आप रटेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ के याद करेंगे कि हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था। विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और एशिया के कौन से भाग में उगाई जाती है? 92% ये दक्षिण पूर्व एशिया में उगाई जाती है।
उसके बाद अमेरिका और ब्राज़ील में उगाई जाती है। अब भारत के दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व एशिया में देश कौन कौन से हैं? भारत, चीन, इंडोनेशिया आदि जो देश हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं जिनमें क्या उगाई जाती है? चावल की फसल उगाई जाती है। उसके बाद जापान, वियतनाम आदि भी आते हैं। अब वितरण के बाद इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं, विस्तार से बताइए। बताएंगे कि चीन जो है विश्व का प्रमुख चावल उत्पादक देश है। 36% चावल जो विश्व का चीन में उगता है। भारत दूसरे नंबर पर आता है 17% के साथ, और इंडोनेशिया 8% के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश 5% के साथ चौथे नंबर पर है। इस प्रकार आप ये स्मॉल आंसर टाइप में बता सकते हैं। आई होप कि आपको पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का चावल की खेती के बारे में प्रश्न इजीली याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम गेहूं के बारे में। आपको पता है कि हड़प्पा युग से ही भारत और उसके आसपास और विश्व में प्रशस्तर युग में स्विट्जरलैंड के आसपास बहुत प्राचीन समय से उगाया जा रहा है। यानी 4-5 हजार साल पहले से भी गेहूं उगाया जा रहा है। दूसरी मुख्य खाद्य फसल है, यानी चावल के बाद गेहूं दूसरी मुख्य खाद्य फसल है और बड़ा पौष्टिक खाद्यान्न है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह अच्छे पाए जाते हैं। अब हम इसको उगाने की दशाओं के बारे में, यानी जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो तापमान जो है आपने जाना होगा कि भारत में तो खासकर शीत ऋतु में उगाया जाता है, लेकिन आप आज जानेंगे कि ये बसंत ऋतु में भी उगाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उगाया जाता है जहाँ पर ठंड, सर्दियों में इतनी भयंकर ठंड पड़ती है कि ये उग नहीं सकता, इसलिए वहाँ पर इसे बसंत ऋतु में उगाया जाता है। तो तापमान क्या होना चाहिए? बुआई के समय कम होना चाहिए और पकते समय मध्यम होना चाहिए। जैसे हमने देखा हमारे यहाँ पर मार्च अप्रैल में थोड़ा मीडियम टेम्परेचर हो जाता है, खिली खिली धूप होती है, उसमें यह आसानी से पक जाता है। वर्षा भी मध्यम होनी चाहिए, चावल की तरह बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर, यानी 1-2 बार बारिश हो जाए तो पूरी फसल में अच्छी है, बहुत बेनिफिशियल है। मिट्टी दोमट होनी चाहिए, यानी इतनी जलोढ़ भी नहीं चाहिए, इसमें दोमट मिट्टी यानी बलुई भी हो, साथ में थोड़ी चिकनी चिकनी भी हो, दोमट मिट्टी चाहिए। उसके बाद हमने जाना कि इसमें श्रम की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, मशीनों से बुआई हो जाती है, पानी लगाओ, 2-3 पानी लगाने के बाद थोड़ा खाद फेंको और मशीनों से रीपर से कटाई हो जाती है। उसके बाद विरल जनसंख्या क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है श्रम अवेलेबल ना हो, लेबर अवेलेबल ना हो तो मशीनें इसका काम तमाम कर सकती हैं, इसलिए ये वहाँ पर आसानी से उगाया जा सकता है। आई होप कि आपको उगाने की दशाओं के बारे में पता चला कि गेहूँ उगाने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गेहूं की किस्में, यहाँ पर गेहूं की किस्में है मतलब है कि गेहूं उगाने की ऋतुएं, गेहूं उगाने की ऋतुएं। हमने जाना शीतकालीन जो ऋतु होती है, यहाँ पर आप ऋतुएं भी समझ सकते हैं इसे, गेहूं उगाने की ऋतुएं। शीतकालीन 80%, विश्व में 80% गेहूं ठंड यानी सर्दियों में उगाई जाती है। कुछ देशों में इसे वसंतकालीन यानी वसंत ऋतु शुरुआत होने पर तब उगाया जाता है, और जब ज़्यादा ठंड आती है तब तो पकी जाती है, यानी जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। वितरण जैसे हम पढ़ेंगे, चीन विश्व में गेहूं उत्पादक का प्रथम स्थान है। करीब 20% चीन उगाता है विश्व का गेहूं। दोनों ऋतुओं में वहाँ पर इसे उगाया जाता है। दोनों कौन सी? शीतकालीन और वसंतकालीन। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद भारत दूसरा है, जो कि 12% उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है, और हरियाणा, पंजाब आदि आपने देखा होगा। उत्तरी मैदान जो भारत का है वो गेहूं के लिए बहुत अच्छा उपजाऊ क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पर, दोमट मिट्टी भी। यूएसए जो है वो
करीब 11% के आसपास गेहूं उगाता है और दोनों ऋतुओं में उगाता है। कनाडा जो है अधिकांश वसंतकालीन गेहूं उगाता है और कनाडा के कौन से क्षेत्रों में? प्रेरी क्षेत्रों में। आपने पढ़ा था अमेरिका के घास के मैदान यानी वो प्रेरी होते हैं और प्रेरी क्षेत्र में, और अल्बर्टा प्रांत एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे प्रांत हैं लेकिन अल्बर्टा प्रांत भी जो है वो मुख्य गेहूं उत्पादक है कनाडा में। और विनिपेग जो है वो गेहूं की विश्व प्रसिद्ध मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी मंडी, गेहूं मंडी कनाडा में विनिपेग। उसके बाद रूस जो है उसके दक्षिणी भाग में गेहूं उगाई जाती है और वोल्गा नदी बेसिन में, यानी वोल्गा नदी जहां पर आसपास पानी उपलब्ध करवाती है उस क्षेत्र में, और यूराल क्षेत्र में रूस में गेहूं उगाई जाती है और दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है। तो आपने क्या जाना? ज़्यादातर देशों में भारत को छोड़ करके, यह अमेरिका हो या कनाडा हो या रूस हो या चीन हो, दोनों ऋतुओं में फसल उगाई जाती है गेहूं। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य खाद्यान्न है ये, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है पानी की कमी रहती है, तो वहाँ पर गेहूं ही मुख्य खाद्य फसल है। निर्यात भी करते हैं वो गेहूं का। और किन क्षेत्रों में उगाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में? मुरे और डार्लिंग नदी है उनके बेसिन एरिया में, और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गेहूं उगाई जाती है। आई होप कि आपको गेहूं के बारे में कैसी दशाएं होनी चाहिए, कैसी फसल है, मालूम हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि 5-6 लाइन तो अब अभी सुना देंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कपास के बारे में। कपास जो है वस्त्र उद्योग का आधार है, बेस है, यानी कच्चा माल उपलब्ध करवाता है कपास वस्त्र उद्योग को, यानी जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। और कपास से बिनोला भी निकलता है, यानी वस्त्र यानी रेशा प्राप्त करने के बाद बिनोला, जो बिनोला से खली बनती है, जो खली हमारे पशुओं के चारे के काम आती है। और उसके बाद इसकी जो पौधा होता है, काटने के बाद उससे लकड़ी बनती है जो कि ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान यानी दशाएं कैसे होनी चाहिए, इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस। तापमान अधिक होना चाहिए। आपको पता ही है कि भारत में, अब हमारे यहाँ पर हरियाणा में अभी उगाई हुई है कपास की फसल, गर्मियों में टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। वर्षा कम ही होनी चाहिए। साफ मौसम होना चाहिए, साफ मौसम इसके लिए, क्योंकि जब डोडे खिलते हैं तो साफ मौसम होना चाहिए, अर्थात वो भीग जाएंगे तो वो उसका रेशा की क्वालिटी कम हो जाती है। और मिट्टी काली हो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने पढ़ा काली और रेगुर मिट्टी कपास की मिट्टी कही जाती है, और दोमट हो उसमें भी उग जाती है ये कपास की फसल। किस्में, बहुत सी किस्में हैं, जैसे बहुत अधिक लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली, छोटे रेशे वाली। तो आप आज जानेंगे भारत में कौन से रेशे की उगाई जाती है। क्या बहुत लंबे रेशे वाली होती हैं या मध्यम होती है? जैसे देखिए, अधिक लंबे रेशे वाली जो किस्में हैं कपास की, वो यूएसए में उगाई जाती है, अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में उगाई जाती है। लंबे रेशे वाली यूएसए, पेरू जो आपको पता है दक्षिण अमेरिका का देश है, पेरू, रूस और चीन, इन देशों में लंबे रेशे वाली कपास उगाई जाती है। जबकि मध्यम रेशे वाली कपास जो है वो नील नदी घाटी, मिस्र की नील नदी घाटी के आसपास मध्यम रेशे की, और आपको पता है कि मिस्र की कपास बड़ी फेमस है लंबे रेशों के लिए, और मध्यम रेशे तो हैं ही उसके। और छोटे रेशे वाली जो कपास है भारत, चीन आदि देशों में उगाई जाती है। यानी आप समझे कि भारत में जो कपास है उसका रेशा इतना लंबा नहीं है, छोटे रेशे वाली कपास। वितरण आपको पता ही है, फिर इन देशों में ही वितरण है, इन्हीं में से छांट के लिखेंगे। अमेरिका, चीन, पेरू, रूस, भारत, इन देशों में कपास वो आसानी से उगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप सेशन एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से सीख पा रहे हैं। अब देखेंगे इसका वितरण कि कौन सा देश में कहां पर और कितने प्रतिशत कपास उगाई जाती है। तो चीन सबसे ज़्यादा 21% कपास उगाता है विश्व में, और ह्वांग हो घाटी जो है
वहाँ पे कपास उगाई जाती है। हुआंग हो घाटी यानी हुआंग हो नदी घाटी यूएसए के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी जो देशांतर क्षेत्र है उसमें उगाई जाती है। और वहाँ पर मुख्य कपास की पेटी है यूएसए की। और कौन सी नदी के आसपास? मिसिसिपी नदी के आसपास है। जबकि भारत में अक्षेत्र तो 20% है उगाने वाला, लेकिन उत्पादन में योगदान यानी उत्पादन कम होता है। 11% उत्पादन में योगदान है भारत का कपास में। जबकि ये गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में अच्छे से उगाई जाती है। आपको पता है महाराष्ट्र, गुजरात में काली मिट्टी है और हरियाणा, पंजाब में भी मिट्टी अच्छी है, कपास अच्छे से उगाई जाती है। और ब्राजील देश के साओ पाउलो क्षेत्र में कपास उगाई जाती है। मिस्र की जो कपास अभी थोड़ी देर पहले हम नील नदी घाटी के आसपास हमने पढ़ा था कपास उगाई जा रही है, तो वो लंबे रेशे वाली कपास और मध्यम रेशे वाली कपास है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और दक्षिणी मिस्र में कपास का बड़ा विस्तार हो रहा है, दक्षिणी मिस्र। आगे हम आज का लास्ट पॉइंट चाय के बारे में पढ़ेंगे कि चाय उगाने की मुख्य भौगोलिक परिस्थितियां कैसे होनी चाहिए तथा वो उसका वितरण किस प्रकार है विश्व में। तो चाय जो है विश्व का मुख्य पेय पदार्थ है, ड्रिंकिंग जो थिंग। और चीन में प्रथम प्रचलन माना जाता है चाय का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय का बहुत व्यापार किया, चाहे वो भारत से हो और चाहे आसपास के देशों से। उगाने के लिए चाय की पहले पौध तैयार की जाती है, फिर उसका प्रतिरोपण किया जाता है जैसे हम धान का प्रतिरोपण करते हैं, और फिर इसे इसकी पत्तियों को सुखाया जाता है, सुखाकर पीसा जाता है, फिर इससे चाय बनाई जाती है। आपने जाना था कि यूरोपीय जो कंपनियां हैं चाय का बड़ा व्यापार करती थी भारत से। तो दशाएं कैसी होनी चाहिए? ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको पता ही है कि इसके लिए तापमान थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, उच्च तापमान 25 से 30 डिग्री तो उच्च हो जाता है। और वर्षा ज़्यादा, यानी हमने जितनी आज फसलें पड़ी हैं चावल से भी ज़्यादा बारिश चाहिए चाय उगाने के लिए। लेकिन धरातल ढलवा होना चाहिए, चावल की तरह पैरेलल नहीं होना चाहिए कि एक समानांतर खड़ा रहना चाहिए पानी, नहीं, पानी भी हो ढलता भी रहे पानी, ऐसी ज़मीन हो ढलवा। मिट्टी बलुई दोमट होनी चाहिए, चलेगी, जैसे कपास के लिए हमने पढ़ा था, गेहूं के लिए पढ़ा था, बलुई दोमट हो चलेगी मिट्टी। और आपने जाना कि चाय उगाने के लिए श्रम और पूंजी ज़्यादा लगानी पड़ती है, श्रम पूंजी ज़्यादा लगानी पड़ती है। क्या आपने देखा होगा टीवी ऐड में, पत्तियों को चुनने के लिए, उनकी प्रतिरोपण करने के लिए, छंटाई के लिए, कटाई के लिए, चुनने के लिए बहुत सी मेहनत चाहिए होती है, इसलिए पूंजी और श्रम ज़्यादा चाहिए। वितरण जो है वो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया, क्योंकि आपको पता है कि चीन से शुरुआत हुई तो एशिया इसका मुख्य उत्पादक है, जैसे हमने पढ़ा था चावल का उत्पादक एशिया महाद्वीप, तो चाय का भी दक्षिण पूर्व एशिया प्रमुख उत्पादक है। इसमें भारत जो है वो 26% उत्पादन के साथ विश्व में पहले नंबर पर है। और भारत में आपने पढ़ा होगा असम, नीलगिरी और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जो पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर चाय आसानी से उगाई जाती है, जो कि बड़ी फेमस है। चीन में भी भारत की टक्कर की खेती की जाती है 25%, और चीन के पूर्वी तट पर उगाई जाती है ज़्यादातर। और जेचुआन घाटी जो है उसकी चीन की, वहाँ पर चाय की खेती की जाती है। श्रीलंका भी अच्छी चाय उगाई जाती है, वहाँ पर इसके 10% के आसपास चाय उगाई जाती है और मध्यवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। श्रीलंका के कौन से क्षेत्रों पर? मध्यवर्ती। और ज़्यादातर चाय श्रीलंका की निर्यात की जाती है। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। 4 फसलों के बारे में हमने इजी पॉइंट अच्छे से जाने ताकि आप उन्हें याद कर पाएँ, आपको रटना ना पड़े। तो डियर स्टूडेंट, if you are new on my YouTube channel, please subscribe the channel, like and share also, and the old one also. Please share
and ask your near and dear to subscribe the channel. Thank you and have a nice evening. Jai Hind, Vande